नमस्कार, मैं राजीव कुमार पांडे प्रभात खबर से। हम बात करेंगे रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद से। कामेश्वर प्रसाद पद्मश्री से सम्मानित हैं और वो एम्स में न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिम्स में निदेशक के पद पर योगदान दिलाया है। सरकार की ये उम्मीद है कि रिम्स में इतने अनुभवी डॉक्टर को जिम्मेदारी देकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवा को पहुंचाया जा सके। हम रिम्स निदेशक से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ किया है, रिम्स को किन ऊंचाइयों तक ले जाने में वो प्रयासरत रहे हैं और उनका क्या लक्ष्य है। तो चलिए हम बात करते हैं रिम्स के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद से। सर, रिम्स के विकास का जो आपने खाका तैयार किया है उसका क्या कुछ चल रहा है अभी आपके? देखिए, रिम्स के विकास को आप 4 अलग अलग खंड में बांट करके देख सकते हैं। सबसे उसमें महत्वपूर्ण खंड है पेशेंट केयर का, मरीजों का इलाज होना। दूसरा है स्टूडेंट्स का पढ़ाना, तो टीचिंग एंड लर्निंग कहिए, वो है पठन पाठन से संबंधित। और तीसरा है रिसर्च का। और ये सभी चीज़ों को चलाने के लिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो वो ये चौथा खंड होता है। तो हम पेशेंट केयर पे ज़रूर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए नए नए डॉक्टरों की बहाली, नर्सेस की बहाली, उस पर हम लोगों का बहुत जोर है। लेकिन डॉक्टर्स नर्सेस तभी काम करेंगी जब इक्विपमेंट्स हो। इसीलिए हम लोगों ने आते ही इक्विपमेंट्स कैसे खरीदे जाएं उसके लिए बहुत कोशिश की। और खुशी की बात है कि 2 वर्ल्ड क्लास इको मशीन खरीद ली गई। सीटी स्कैन 256 स्लैश का, जो कि झारखंड में पहला है, खरीद लिया गया। उसी तरह कैथ लैब 2, एक सिंगल प्लेन एक बाई प्लेन, वो भी खरीद लिया गया है। इस तरह से लगातार प्रयत्नशील हैं हम लोग कि इक्विपमेंट्स की कमी नहीं हो। लेकिन फिर भी जिस गति से हम लोगों को और जितनी संख्या में इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और प्रयत्नशील रहेंगे। रह गया टीचिंग मीन्स टीचिंग लर्निंग, पठन पाठन से संबंधित जो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि टीचर्स को टीचिंग पे ध्यान देना है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग पेशेंट केयर में लगे रहते हैं या रिसर्च में लगे रहते हैं, टीचिंग गौण हो जाता है। यह दिखाने के लिए कि टीचिंग को हमारे लिए बहुत प्राथमिकता है, हमने टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड शुरू किया है। और ये मैं स्टूडेंट्स सबसे ही फीडबैक लेकर के डिसाइड करता हूँ। और उसकी एक प्रक्रिया है जो हम लोगों ने निर्धारित की है। फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ ये टीचर्स को देंगे जिनको स्टूडेंट्स ने उनके पढ़ाने के लिए 1, 2, 3 चुना है। इससे टीचिंग का जो है एक तरह से कह सकते हैं प्रोत्साहन होता है। दूसरी चीज़ है कि टीचर्स कहीं से भी आएँ, कोई भी हों, उनको लगातार डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट, वो ज़रूरी होता है। उसके लिए एक मेडिकल एजुकेशन यूनिट को हम लोगों ने रिवैम्प किया है और हमारा अभी प्रयत्न रहेगा कि उसको और भी मजबूत कर दें। साथ साथ कोशिश करें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो टीचर्स हैं या मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं, उनको हम ऑनलाइन या इवन फिजिकली बुलाएं और अपने टीचर्स को उससे हम कुछ सीखने के लिए अवसर प्रदान करें। और अब है कि एजुकेशन और पेशेंट केयर दोनों में जान भरने वाली जो चीज़ है वो है रिसर्च। उससे हमारे संस्था की छवि भी बनती है। और तभी कभी हम अगर यह सपना देखते हैं कि रिम्स देश के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में आएगा, तो वो तभी संभव है जब हम रिसर्च को मजबूत करेंगे। यहाँ आने पर हमें पता चला कि जो एक
मूलभूत सर्टिफिकेट होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, वो सर्टिफिकेट भी रिम्स को नहीं है। अगर नहीं है तो जो कस्टम्स में हम लोगों को रिबेट मिलता है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, जो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर लेते हैं, रिम्स उससे अछूता रह गया, या कहिए कि नहीं ले पाता है। उसको हमने कोशिश करके और हर स्तर से उसको पहुंचाया है। 1 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में। उम्मीद है कि रिम्स को ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उससे हम जो कस्टम्स में पैसे देते हैं वो बचेंगे, उसको हम रिसर्च में लगाएंगे। फिर भी उस सर्टिफिकेट के आने के लिए भी और उसके पहले भी हम लोगों ने रिसर्च को बल देने के लिए डीन रिसर्च की अध्यक्षता में एक रिसर्च सेक्शन बना दिया है, और रिसर्च सेक्शन में हमने साइंटिस्ट कुछ अपॉइंट कर दिए हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट और जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स डिपार्टमेंट को बनाने के लिए हमने प्रपोजल जीबी से पास करा के सरकार को भेज भी दिया है। अब ये ज़रूर है कि उसके पहले भी हमें कुछ करना चाहिए। उसके लिए हमने सभी फैकल्टी को कई वर्कशॉप दिए। हमने शुरू किया, फिर हमने हमारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनको दे दिया। उसका नतीजा ये हुआ है कि कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च उससे फंडेड हैं। ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है रिम्स की अध्यक्षता में हम समझते हैं कि पहली बार इतनी संख्या में आए हैं। रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए लोगों को वर्कशॉप देने के बाद बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स अपना फर्स्ट नाम लिख करके या करस्पॉन्डिंग ऑथर लिख करके पब्लिश कर चुके हैं। और लास्ट 1 ईयर का हम देखते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्सिंग एजेंसी है मेडिकल फील्ड में, उसको पबमेड बोलते हैं, वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए से चलता है। उसमें इंडेक्स्ड पेपर्स 68 पब्लिश हुए हैं इस साल में, जो कि पहले अगर एवरेज लीजिएगा तो 13-14 पब्लिश होते थे, 14 पब्लिश होते थे। अब कहेंगे कि ठीक है, दूसरों के साथ मिल करके तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ के डॉक्टर्स फर्स्ट ऑथर हों या करस्पॉन्डिंग ऑथर हों, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वैसे एवरेज 9 पब्लिकेशंस होते थे यहाँ रिम्स में लास्ट 10 साल का देखा जाए तो। लेकिन इस साल वही करीब 32 पब्लिकेशंस हो चुके हैं। तो इससे लगता है कि रिसर्च करने के लिए जो मोटिवेशन होना चाहिए, जो प्रेरणा होनी चाहिए, वो शिक्षकों में आई है। हमने फिर साथ साथ रिसर्च एक्सेलेंस अवार्ड भी लगाया है कि जो रिसर्च अच्छे पेपर अच्छी जगह पब्लिश करेंगे उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ देंगे। वो भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। और सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी एक क्रिएट की है। सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी जो है वो ऐसे इक्विपमेंट्स रखेगी जो कई डिपार्टमेंट के लोग यूज़ कर सकते हैं। एम्स दिल्ली में तो करीब 150 करोड़ की सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी बनी थी हम जब वहाँ थे, लेकिन यहाँ पर हम करीब 12 करोड़ से शुरू करने जा रहे हैं और धीरे धीरे इक्विपमेंट्स बढ़ाएंगे ताकि सभी फैकल्टी को अगर ज़रूरत हो तो उसके काम आ सके और उससे रिसर्च को थोड़ी गति मिल सके। गति मिले इसलिए वर्कशॉप कराना ज़रूरी है। हमने एम्स से बुला करके प्रोफेसर्स को यहाँ 2 दिन का वर्कशॉप करवाया और वीकली बेसिस पे मैं खुद हर एक हफ्ते 1 घंटे रिसर्च मेथडोलॉजी का लेक्चर देता हूँ। हमें ये खुशी होती है कि मैं किसी को आने के लिए बाध्य नहीं करता हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी 60 से लेकर के 100 तक फैकल्टी आती हैं अलग अलग दिनों में। कुछ कहिए कि वेरिएशन रहता है, लेकिन इतने आती हैं, इसलिए उन लोगों में उत्साह, उमंग भी हम देखते हैं रिसर्च करने के प्रति। और इसीलिए वो हम लोग और भी वर्कशॉप्स करके और उनको यहाँ तक ले आए हैं कि उस वर्कशॉप की बदौलत उन लोगों ने पब्लिकेशन कर भी दिया है। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम समझते हैं कि इतनी उपलब्धियाँ जो है
वो प्रेरणादायक है। पेशेंट केयर एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी अस्पताल की छवि को बेहतर बनाने के लिए। रिम्स की एक छवि रही है कि अभी भी बेड की बहुत कमी है, मरीजों को बेड पर इलाज नहीं मिलकर के फर्श पर इलाज मिलता है। तो सर ये कब सुधार दिखेगा, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और फर्श पर इलाज होना ये शोभा नहीं देता है। बिल्कुल, ये तो अमानवीय सा लगता है। हम लोगों को भी, सभी को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें बेड की संख्या बढ़ानी है। तो आने के साथ ही हमने सारे जो प्रपोजल्स हैं उसका रिव्यू करके देखा, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा गति दे रहे हैं जिसमें बेड्स बढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा जो प्लान था उसमें ओपीडी ब्लॉक भी था, एक डायग्नोस्टिक ब्लॉक भी था। ये दोनों ब्लॉक में बेड्स नहीं होते। हमने उनकी जगह हमने कह दिया कि नहीं, हम ऐसे ब्लॉक बनाएंगे जिसमें बेड्स बढ़ेंगे। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बढ़ाना ज़रूरी है। वो जितना जल्दी बनेगा हमें 600-700 बेड उससे मिल जाएंगे। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बना रहे हैं, उसमें करीब 250 बेड और ऐड हो जाएंगे। ये दोनों जगह ओपीडी के लिए भी स्थान होगा। इसलिए यह नहीं है कि ओपीडी के लिए जगह नहीं बढ़ेगा, ओपीडी के लिए भी बढ़ेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि उससे बेड्स बढ़ेंगे। बेड्स बढ़ने का अगर उपाय होता है तो ये जो समस्या है कि फ्लोर पे लोगों का ट्रीटमेंट करना होता है, उसकी कमी हो जाएगी। अभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी जब बहुत हद तक काफ़ी पूरा हो चुका है, लेकिन हमको लगता है कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये अंतिम रूप से हम लोगों को दे दिया जाएगा। तो हम उसको ऐसे मरीजों को वहाँ ले जाएंगे जो कि यहाँ नहीं भी रहें, इमरजेंसी और बहुत सिक ना हो, तो वहाँ बेड को ऑक्यूपाई करें। इधर बेड खाली हो तो हम दूसरे डिपार्टमेंट्स जिनके पेशेंट्स फ्लोर पे रहते हैं उनको दे देंगे। तो शुरुआत यहाँ से होगी, लेकिन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में बनने के बाद बेड की बहुत हद तक कमी दूर हो जाएगी। रिम्स में विभाग तो खुलते हैं लेकिन डॉक्टर्स मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां डॉक्टर्स की कमी है। सर, डॉक्टर्स की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या योजना है आपकी? डॉक्टर्स की कमी दो लेवल पे बहुत ज़्यादा है। एक है जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं, वो कुछ तो डीएम और एमसीएच करने के लिए आते हैं, और कुछ हैं जो नॉन एकेडमिक सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं। सीनियर रेजिडेंट्स में कमी होती है। जूनियर रेजिडेंट्स चूँकि कोर्स करते होते हैं, वो बहुत मुश्किल से सीट को प्राप्त करते हैं, इसलिए उसमें खाली कम रहता है। लेकिन सीनियर रेजिडेंट्स जो डिग्री के लिए नहीं हैं और फिर उसके आगे जो फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर हैं, वो कई डिपार्टमेंट्स में खाली रहते हैं। हम लोग जब एडवर्टाइज़ करते हैं, हमने कई बार किया भी, तो कोई एप्लीकेशंस नहीं आते हैं। हमने सोचा कि उसको दूर करने के लिए 2-3 तरीके हैं जो मैं सरकार के साथ ऑलरेडी चर्चा में ले आया हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि डीएम और एमसीएच जो एमडी एमएस के बाद किया जाता है, उसमें अगर हम बॉन्ड का हटा देते हैं तो हमारा राज्य जो है और हमारा संस्थान पूरे देश के ऐसे लोगों के लिए अट्रैक्टिव होगा जो डीएम एमसीएच विदाउट बॉन्ड करना चाहते हैं। तो आएंगे, कम से कम हमारा सीट जो खाली रहता है वो 3 साल के लिए सर्व करने के लिए लोग आ जाएंगे, और हमें लगता है कि बहुत संख्या में आएंगे। दूसरा है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स कहाँ से लाएं। जिस डिपार्टमेंट में कोई एप्लीकेशन नहीं आता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी का भी हमने एडवर्टाइज़ किया था, एक भी एप्लीकेशंस नहीं आए, तो हम उसका सोचते हैं कि हमें कैच करना होगा जिस समय लोग एमडी कर रहे होते हैं, और उनको एक इंसेंटिव देना होगा कि अगर आप यहाँ 2 साल काम करोगे तो एम्स या पीजीआई में फर्दर ट्रेनिंग के लिए हम 1 साल या 2 साल के लिए स्पॉन्सर करेंगे। यहाँ तक कि हम डीएम एमसीएच के लिए भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। उनको एमडी एमएस के लेवल पे लेंगे, और उनको अगर सरकार एग्री करेगी तो स्पॉन्सर करके डीएम एमसीएच करने के लिए उनको एम्स या पीजीआई भेज देंगे, या और भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है।
उससे लोगों को अट्रैक्शन होगा कि हमें 2 साल के बाद DM या MCH करने के लिए कुछ इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा, जब वो करके आएंगे तो उनसे बॉन्ड लिखवाया जाएगा कि आप जब लौटेंगे तो 3 साल कम से कम काम करेंगे। तो हमारे लिए एक तरह से 5 साल के लिए लोग मिल गए, और ये सिलसिला चूँकि चलता चला जाएगा तो कमी कुछ कम हो जाएगी। दूसरा है कि ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स अप्लाई नहीं करते हैं, उसमें हम एक और सजेशन दिए हैं कि आप उनको बोलिए अगर आप 2 साल काम करेंगे तो हम आपको फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। सरकार ने फॉरेन कुछ लोगों को एजुकेशन के लिए भेजा है, झारखंड सरकार ने, बहुत अच्छी सोच है। और अगर हम यह कहेंगे कि हम फॉरेन आपको सरकार के खर्च से ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, बहुत लोग आएंगे और उनसे फिर बॉन्ड लिखवा करके जाने देंगे कि 1 साल के लिए जो ट्रेनिंग पे जाएंगे वो आकर के 3 साल कम से कम काम करेंगे, और जो 2 साल के लिए जाएंगे वो कम से कम 6 साल काम करेंगे। तो उसके लिए हमें नहीं लगता है कि एप्लीकेशंस की कोई कमी होगी, क्योंकि इस तरह का और किसी राज्य ने किया ही नहीं है। यद्यपि एक तरह का एम्स में साफ तो नहीं, लेकिन कहीं ना किसी रूप में था। मैं खुद ट्रेनिंग के लिए कनाडा गया था 2 साल के लिए, वो इंस्टीट्यूट नहीं भेजा था, लेकिन उसका खर्च जो है वो रॉकफेलर फाउंडेशन ने दिया था। हमारा भी अगर कोई ऐसा स्कीम होता है और राज्य सरकार ADB, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक के पास जाती है, तो इस तरह की कई स्कीम में मदद मिल जाएगी, उससे हम काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। तो हमने देखा कि डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने अपने 1 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा पेश किया। देश के मानचित्र पर कैसे रिम्स को स्थान मिले, कैसे बेहतर चिकित्सा मिले, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। अगली बार हम किसी और मुद्दों पर डॉक्टर साहब से बात करने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। डॉक्टर साहब, आपने प्रभात खबर के लिए इतना महत्वपूर्ण अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।